हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पूरी यूपीएससी की जर्नी में हम वर्ल्ड मैप का ना जाने कितने बार अध्ययन करते हैं, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक इन डेप्थ एनालिसिस हमने आज तक नहीं किया। अर्थात जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं, इन ट्रेड रूट में कितना डेटा छुपा हुआ है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, यदि इसको पढ़ने का प्रयास किया जाए तो आपको एक प्रकार से पूरे के पूरे वर्ल्ड में चल रही जियोपॉलिटिक्स बड़े ही इजीली मैनर में समझ में आ जाती है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको यह समझना होता है कि भाई क्वेश्चन किस डायमेंशन से आया है, और यदि वर्ल्ड मैप का आपने अच्छे से अध्ययन किया हुआ है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप बड़े ही इजी मैनर में सॉल्व कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस को यदि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, जैसे कि लाइक चाइना, ये इंडियन ओशन में अर्थात हिंद महासागर में क्यों अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, यूके की इंडियन ओशन में रणनीति क्या है, और साथ में रसिया यूक्रेन वॉर में ये जो ओशनोग्राफी वाला एस्पेक्ट है, या फिर मैं यूं बोलूं कि जो एजोव सागर और काला सागर वाला एरिया है, भूमध्य सागर वाला एरिया है, इसका क्या एंगल है, ये सब कुछ आपको विश्व के महासागरों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। अर्थात जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, सभी ने वर्ल्ड मैप पढ़ा है, परंतु एक्चुअल में हम उस मैनर में नहीं पढ़ पाते हैं जिस मैनर में एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। कारण यह है कि जिस हिसाब के क्वेश्चन हम देखते हैं या फिर जिस हिसाब के क्वेश्चन हम सोचते हैं कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी उससे बहुत आगे निकल गया है और अब आपको अपने पढ़ने के तरीके को बहुत ही ज़्यादा डायमेंसिव करना होगा। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का हर एक एंगल आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने चाइना और यूएसए की बात की, उसी प्रकार यदि आप ध्यान से वर्ल्ड मैप को देखेंगे और इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मार्क करेंगे, जैसे कि लाइक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आने वाला फॉकलैंड आइलैंड, मैं वर्ल्ड मैप एक ड्रॉ करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चालू करता हूं। इस वर्ल्ड मैप को मैं कुछ इस मैनर में बनाऊंगा कि चूंकि हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी महासागरों से घिरी हुई है, दैट इज वाई मैंने ये बोर्ड कलर ब्लू कर दिया है। अब जरा आप इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में आपको एक एक द्वीप देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉकलैंड आइलैंड। जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी यूके का अधिकार है। ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है हमारी मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया। देन यहां पर आपको हडसन जलसंधि दिखाई देती है या फिर हडसन की खाड़ी दिखाई देती है, और ये है कैनेडियन शील्ड वाला सेक्शन। पश्चात इसके ये है अलास्का वाला एरिया, दैट इज अलास्का। यहां से नीचे आते हैं तो दैट इज ये है हमारा कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र। आगे आएंगे तो यहां आपको नजर आएगा भाई, ये है अफ्रीका वाला सेक्शन, केप ऑफ गुड होप वाला एरिया, ये है रेड सी, और रेड सी से आगे बढ़ने पर यह है पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी वाला सेक्शन, ग्रेट इंडिया, और यहाँ से आगे चलने पर यह साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन। इससे आगे जाएंगे तो यह है साउथ चाइना सी, दैट इज कोरियन कंट्रीज, एंड फिर यहाँ पर कामचटका का प्रायद्वीप, और यह है साइबेरिया वाला रीजन। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ने पर यहां आपको दिखाई देता है यूरोप वाला सेक्शन, यह है ग्रीस वाला, यह है इटली वाला सेक्शन, यहां पर आता है पुर्तगाल, स्पेन, और फिर यह है डेनमार्क। ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला एरिया। देन यह है कोला प्रायद्वीप और सफ़ेद सागर वाला सेक्शन चलते हुए ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप में रसिया और साइबेरिया वाला पार्ट कवर करते हुए यहाँ पर आएंगे तो यह है इंडोनेशिया वाला सेक्शन, यहाँ पर जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहलाता है। यहाँ पर आता है बोर्नियो आइलैंड, जिस पर 3 देशों का अधिकार है। यह है फिलीपींस, फिलीपींस के ऊपर ताइवान, और ताइवान के ऊपर बच्चे आपको जापान दिखाई देता है, और यहीं बाजू में दिखाई देगा कामचटका का प्रायद्वीप और अकोटस सागर, साथ में कुरिल आइलैंड, जो कि रसिया जापान डिस्प्यूट का मेन कारण है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है लक्षद्वीप, और फिर इसी के नीचे मालदीव, मॉरिशस, चागोस आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे, है ना। ये आइलैंड वाले में मैं कभी और कवर कराऊंगा। ये है मेडागास्कर। यहाँ आपको नजर आएगा बच्चे वेस्ट इंडीज वाला सेक्शन, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको नजर आता है ग्रीनलैंड वाला सेक्शन, ये है आइसलैंड, यहाँ आएगा यूके, एंड देन
ये है आयरलैंड वाला सेक्शन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम दो किंगडम से मिलकर बना है बेसिकली। एक है ब्रिटिश किंगडम और एक है आयरिश किंगडम। उनमें से एक जो आयरिश किंगडम है उसमें शामिल किया जाता है उत्तरी आयरलैंड वाला भाग, और दक्षिणी आयरलैंड एक अलग देश है। तो यहां पर दोनों ही है, यह है यूके यानी कि ब्रिटेन जिसको हम जानते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने ये मैप पहले से बना लिया है। ये मैप मैंने आपके सामने बनाया। जब आप इसको और अच्छे मैनर में ड्रॉ करते हैं तो याद रखें इसको थोड़ा सा हम 3D बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात दैट इज यहां से मैं कुछ शेडिंग यहां पर करना प्रारंभ करूंगा, और जब आप इस पूरे वर्ल्ड मैप में शेडिंग कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे, यानी कि कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा। अब कुछ शेडिंग यहां पर रह गई थी ना, कारण यह है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। लंबी होने पर जो हमारा मेन उद्देश्य है, अर्थात वर्ल्ड में जो जो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं बेसिकली, उनको कवर कर पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर वर्ल्ड मैप पहले से ड्रॉ कर रखा है। आप इसको समझ लें, और इसको समझने के बाद ये जो एरिया है यह है काला सागर और साथ में कैस्पियन सागर। जब आप इसको और कंप्लीट करेंगे तो ये है वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, जैसे कि यह है रॉकीज माउंटेन, यह है एंडीज पर्वत, यह है एटलस, यह आता है यूराल माउंटेन, यह है हिमालय, और साथ में ये आता है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको जब आप कवर करते हैं तो अब मैंने महाद्वीपों को ग्रीन से कवर कर दिया है, चूंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा का पूरा हिमाच्छादित एरिया है, दैट इज वाई इसको मैंने व्हाइट कलर से कलर किया है। अब हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका उद्देश्य लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई यदि हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आते हैं, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना, या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला सेक्शन। उत्तर में आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और साथ में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला एरिया। ऊपर दिखाई देगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप, देन आपको दिखाई देता है अफ्रीका वाला सेक्शन ये नीचे की ओर, और इसी के ऊपर में यूरोप, और बाजू में दिखाई देता है बच्चे एशिया महाद्वीप, और साथ में अफ्रीका, और साथ में नीचे आता है अंटार्कटिका वाला सेक्शन। ये 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अब बेसिकली कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि भाई 7 महासागर हैं, 7 महासागर भी कई स्थानों पर सुनते हैं। ये 7 महासागर कैसे हो गए? याद रखो कि एक्चुअल में ये जो अटलांटिक महासागर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है उत्तरी अटलांटिक और एक आता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला एरिया। और जो प्रशांत महासागर है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्थात एक आता है पूर्वी प्रशांत महासागर और एक आता है पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। परंतु यदि आप दोनों का अध्ययन करें तो ये दोनों ही हैं तो एक ही महासागर के भाग ना, इसीलिए हम बोलते ये हैं कि विश्व में एक्चुअल में 5 महासागर हैं। परंतु जब ज्योग्राफिकल अध्ययन करते हैं, यानी कि जो भूगोलवेत्ता अध्ययन होता है, भूगोलवेत्ता द्वारा किया जाने वाला जो अध्ययन होता है, उसमें 7 महासागरों को काउंट किया जाता है। आप हमेशा अपने माइंड में ये बात सेट डाउन रखेंगे। लिखते समय, आंसर राइटिंग करते समय हमें 5 ही महासागर याद रखने होते हैं, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार है। और इन्हीं महासागरों के अंदर मैं अब अन्य कंटेक्स्ट आपको बताऊंगा, हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैं इसको कॉपी करते जाता हूं और यहीं पर एक एक करके मैं लिखते जाऊंगा। देखिएगा, यह हमारा अटलांटिक महासागर वाला एरिया, दैट इज अटलांटिक ओशन। पश्चात इसके, अब ये मैं हाथ से क्यों बना रहा हूं भाई, एक पीपीटी पे मैं आपको बता सकता था, तो जैसा मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं मैं एक बार आपको वह रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। कारण यह है कि भाई प्रयास ये रहता है जब तक मैं हाथ से नहीं बनाऊंगा, जब तक चाहे वो पेड क्लास का स्टूडेंट हो या फिर आप हो, आप अपने हाथ से मैप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो प्रयास ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर तो आपको हैंड मैपिंग करनी है, तो आप हैंड मैपिंग करें और ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपकी आंसर राइटिंग के साथ साथ हैंड मैपिंग भी स्ट्रांग हो सकते। तो ये है हिंद महासागर और नीचे आता है दक्षिणी सागर वाला रीजन या फिर सदर्न ओशन वाला क्षेत्र। अब जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का आकार हम मानते हैं भाई गोलाकार, वास्तविकता में चाहे ये पृथ्वाकार हो परंतु हम मानते हैं कि ये गोलाकार है, इसलिए प्रशांत महासागर का ही विस्तार माना जाएगा यह वाला क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर, और इसीलिए हमने इसको पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड किया हुआ है। जरा आप इन महासागरों के अंदर देखेंगे तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम आपको बताता हूं, जैसे कि लाइक यहां आओगे आप तो यहां एक आइलैंड मिलेगा, यह है फॉकलैंड द्वीप, और इस फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार कर रखा है
यूके ने अर्थात यूनाइटेड किंगडम में, और मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यूके कहां आता है, यहां। भाई यूके ये वही है जिसका कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। अब आप सोचें कि वह कंट्री जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इसका कोई सपना नहीं होगा क्या ये एक आइलैंड पर सिमट कर रह गई है? क्या इसने कभी कुछ सोचा नहीं होगा, या फिर इसको नहीं लगता होगा कि सर मैं इतना ज्यादा फैला हुआ था, इतनी बड़ी मैं कंट्री था, इतनी ज्यादा मेरी पावर थी, और आज मैं एक आइलैंड पर हूं? बिल्कुल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जल मार्ग हैं विश्व के, वहां पर यूके अपना आधिपत्य जमा कर बैठा हुआ है। कारण यह है कि कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होगा तो यह पानी के लिए होगा, और यदि पानी के लिए होगा तो पानी पर जिसका भी अधिकार होगा वह सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। यह एक थ्योरी है, यह मैं नहीं बोल रहा, यह विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने बताई है, और उनका कहना है कि यूके यह स्ट्रेटजी अपनाता है कि सर वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रूट्स को, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग हैं उनको मैं चोक करूंगा, और चोक करने के बाद मैं अपना एक और टाइम लाऊंगा, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक बार पुनः उपनिवेशवाद होगा यूके का। यहां पर कैसे साबित होता है ये? तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को देखें, चाहे वो फॉकलैंड आइलैंड वाला क्षेत्र हो, चाहे वो जिब्राल्टर जल संधि वाला एरिया हो, चाहे वो स्वेज नहर वाला एरिया हो, या फिर चाहे वो मैगलन स्ट्रेट वाला क्षेत्र हो, मैगलन जल संधि वाला एरिया हो, वहां पर यूके बोलता है कि भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, यहां पर कहीं ना कहीं मेरा राइट आएगा और मेरा राइट आना चाहिए। किस प्रकार से? तो अब चलो शुरू करते हैं कि यहां पर आपको दिखाई देंगे एक द्वीप जिनको कहा जाता है टिएरा डेल फ्यूगो वाला क्षेत्र, और ये जो टिएरा डेल फ्यूगो वाला एरिया है, याद रखें ये मुख्य अमेरिका से, यानी कि चिली और अर्जेंटीना से एक जलसंधि के द्वारा अलग होता है, और इस जलसंधि को नाम दिया जाता है मैगलन स्ट्रेट। नाम जरा देखिए, इंसान का नाम नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल। जितने भी जलसंधियों के मैं नाम ले रहा हूं उनमें से लगभग 90% किसी ना किसी यूरोपियन के द्वारा खोजे गए हैं। ये यूरोपियन की देन नहीं है, या फिर इसको यूरोप बड़े अच्छे से बताता है कि भाई यदि हम नहीं होते तो इतनी इंपॉर्टेंट वाटरवेज की खोज नहीं होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में यूरोपियंस को सहारा देने में, या फिर यूरोपियंस द्वारा खोज किए जाने में यूरोप की जो भौगोलिक कंडीशन है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कारण यह है कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, और ये जलधाराओं का सहारा ही, यहां पर प्रवाहित होने वाली पवनों का सहारा पाकर ही यूरोपियंस ने विभिन्न प्रकार के जलमार्गों की खोज की थी। इन्हीं में से एक था मैगलन स्ट्रेट, यानी कि मैगलन जलसंधि को खोजा गया था एक यूरोपियन के द्वारा, और उनका नाम था मैगलन, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैगलन स्ट्रेट, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का, प्रशांत महासागर से कनेक्ट करने का काम करता है। और इसी मैगलन जलसंधि के बारे में कहा जाता है कि यही मैगलन एक पहले इंसान थे जिन्होंने पैसिफिक ओशन को देखा था, क्योंकि इससे पहले तक लोग अज्ञात थे कि प्रशांत महासागर जैसी कोई जगह भी है। इन्होंने बताया कि भाई जिस सागर को हम बड़ा मानते हैं, जिस सागर को हम बहुत ज्यादा विशालकाय मानते हैं, जब आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को पार कर कर जाते हैं, एक पूरी भूमि को पार कर कर जाते हैं, तो यहां पर एक और महासागर है, नाम है इसका प्रशांत महासागर। प्रशांत नाम पड़ने के पीछे भी एक कहानी है कि एक्चुअल में यहां पर इतनी ज्यादा गतिविधियां नहीं होती थी, है ना। जितना ज्यादा चक्रवात, जितनी ज्यादा सुनामी की गतिविधियां आपको इस महासागर में दिखाई देती हैं, या फिर जितना अशांत बोला जाए अटलांटिक महासागर है, उतना अशांत पैसिफिक ओशन नहीं है। दैट इज वाई इसको नाम दिया गया था प्रशांत महासागर। हो सकता है ये पटकथा हो, या फिर हो सकता है ये सत्य हो, परंतु आज की ज्योग्राफिकल कंडीशंस आप देखें तो इसके आधार पर यह बिल्कुल सही दिखाई देता है। पश्चात इसके जब आप ऊपर आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट मिलेगा, यह है हमारा पनामा नहर, और इस पनामा नहर को ओन करता है, याद रखें, यूएसए। आप जरा सोचें कि ये पनामा नहर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है मिडिल अमेरिका वाला सेक्शन, मध्य अमेरिका। इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज आती हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट होती हैं, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टा रिका। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि पनामा नहर जिस देश पर बनाई गई है वो है पनामा, और किसी देश को उस आधार पर एग्री कराना कि सर हम आपके पूरे देश के मध्य से एक नहर निकालेंगे, और इस प्रकार से निकालेंगे कि आप जलमग्न भी नहीं होंगे, और एक
सागर, एक महासागर दूसरे महासागर से कनेक्ट हो जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज की होगी यूएसए ने कि दो महासागरों को जोड़ दिया, वो भी एक देश के मध्य से नहर निकालकर, वो भी उस समय जब वर्ल्ड में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। इसी के ऊपर जाएंगे तो आपको अन्य सागर भी नजर आएंगे, जैसे कि मैं स्लाइड चेंज करता हूं, यहां नजर आता है सारगेसु सागर वाला क्षेत्र, दैट इज सारगेसु सागर। आपसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया जाता है कि भाई XYZ सागर या फिर XYZ महासागर किसका भाग है, तो आपको याद रखना होता है कि भाई यदि सारगेसु सागर आया है तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है, मैक्सिको की खाड़ी आई है तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है, हडसन की खाड़ी आई है तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है, लेब्राडोर सागर आया है तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। यदि यूकाटन चैनल की बात की जाए तो ये किसका भाग है, किसको जोड़ती है, ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। यहां पर जो सेक्शन आता है याद रखें कि इसे नाम दिया जाता है, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूं, कारण यह है कि इसके अलावा और भी बातें हमको यहां पर नोट डाउन करनी होंगी। यहां पर आता है मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला सेक्शन। मैक्सिको की खाड़ी के ही नीचे जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर नहीं, कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर में। यहां आता है कैरेबियन सागर। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये कैरेबियन सागर और साथ में सारगेसु सागर ये दोनों ही अटलांटिक महासागर का भाग हैं, और कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से कनेक्ट करने का जो जलसंधि काम करती है, इसे ये यदि कलर लाइट हो रहा हो तो मैं इसको डार्क कर लेता हूं भाई, एक सेकेंड, ये कलर आई थिंक विजिबल होगा। तो यहां पर जो जलसंधि आपको दिखाई देती है इसे नाम दिया जाता है यूकाटन चैनल। और ये यूकाटन चैनल किस किस को जोड़ने का काम करता है, तो जरा देख पाएंगे कि कैरेबियन सागर को ये कनेक्ट करता है मैक्सिको की खाड़ी से, और इसी के ऊपर आपको दूसरी जल संधि मिलेगी और बच्चे इसे नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है फ्लोरिडा की जल संधि, है ना। ये है हमारी फ्लोरिडा जल संधि और ये कनेक्ट करती है एक्चुअल में सारगेसु सागर को मैक्सिको की खाड़ी वाले सेक्शन से। इसके आगे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया है, पूरा का पूरा ये मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया में आता है। इसके नीचे आएंगे, अभी हमने पढ़ा है कि मैगलन की जल संधि है। ऊपर जाएंगे तो यह है ग्रीनलैंड वाला सेक्शन, और यहां आता है हडसन की खाड़ी वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड हडसन बे या फिर हडसन की खाड़ी। जरा आगे बढ़ेंगे तो आपको इसी हडसन की खाड़ी से बाहर निकलने पर अन्य सागर, अन्य महासागर, अन्य खाड़ी क्षेत्र या फिर अन्य जलसंधियां आपको नजर आएंगी, और इनको आप नाम देते हैं जैसे कि ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो डेनमार्क जलसंधि, यहां पर है डेविस सागर, डेविस की जलसंधि, और ऊपर जाते हैं तो आपको नजर आएगा कि इसके अलावा भी कई चीजें हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा जो बातें दूर दूर रहेंगी मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया करूंगा, यानी कि ज़्यादा हौच पौच ना होने पाए और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकें। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी के साथ यदि आपको किसी भी स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच से जुड़ना है, चाहे वो 2025 की यूपीएससी की तैयारी कराने वाला बैचेस हो या फिर 2026 के लिए, 2027 के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म बैच हो या फिर फाउंडेशन बैच हो, जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ने के लिए यदि आप AKB लाइक कोड का यूज करेंगे तो आपको मेरा सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, मेंटरशिप तो मेरी मिलेगी ही मिलेगी। साथ में दीपावली के उपलक्ष्य पर यहाँ NCERT की फ्री क्लासेस भी आपको इस कोड के सारे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो यदि आप इस कोड का यूज करते हैं तो ये बैचेस जो 2025 के लिए हैं वो आपको 18,999 रुपए के पड़ते हैं, और साथ में याद रखें कि 2027 2026 तमाम ईयर के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करें, और जब आप ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तो वहां कोड के तौर पर आपको AKB लाइव कोड का यूज करना है। और ये पूरी PDF डाउनलोड करने के लिए आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहां पर आफ्टर दी अपलोडिंग वीडियो ये पूरी की पूरी PDF डाउनलोड आप कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि यदि किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार का संशय होता है, तो भी आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। यहां का एक ग्रुप है भाई, जो चैट है आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, यानी कि आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो चैट का ऑप्शन भी आएगा, वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, तो ज्यादा हौच पौच ना होने पाए इसीलिए मैं अलग अलग स्लाइड का यहां पर यूज कर रहा हूं। जैसे ऊपर आप देखोगे, मैंने अभी बताया कि यहां पर आती है हडसन की जल संधि।
हडसन जल संधि को देखने पर हमें मालूम चलता, हडसन की खाड़ी आती है, हडसन की खाड़ी को देखने पर मालूम चलता है कि इसी के बाहर वाला एरिया कहलाता है लैब्राडोर का सागर, और लैब्राडोर सागर को हडसन की जल संधि से जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से जोड़ती है एक जल संधि, और इसी का नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, यह है हडसन जल संधि। और यह नाम इसलिए है क्योंकि अक्सर हडसन की खाड़ी और हडसन जल संधि में कंफ्यूजन होता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगी डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि एक्चुअल में याद रखें कि ग्रीनलैंड और साथ में यहां पर आते हैं बफिन द्वीप, इन दोनों के मध्य में आपको दिखाई देती है, अर्थात ये आपको कंपलसरी रूप से याद रखना है। जहां बफिन द्वीप मिलेंगे, इसी बफिन द्वीप के ऊपर ही आपको दिखाई देगा बफिन की खाड़ी या फिर बफिन बे लिखा होगा इंग्लिश वाले एटलस में, और ये है वास्तविकता में बफिन की खाड़ी। इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा पूरा आर्कटिक महासागर का विस्तार देखने के लिए मिलता है। और जब आप इससे भी ऊपर बढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में तो नहीं आता, परंतु हाँ यहां पर मौजूद है मैकेंजी की खाड़ी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है मैकेंजी, और ये यहां पर अपना मुहाना बनाती है, दैट इज कॉल्ड मैकेंजी गल्फ या फिर मैकेंजी की खाड़ी वाला यह क्षेत्र है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। तो यदि मान लो आप न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन में हो और आपको प्रवेश करना है इंडियन ओशन में, तो आप अब अफ्रीका घूमकर तो नहीं आओगे ना, आपको किन किन सागर से एक्चुअल में गुजरना होगा ये जरा याद रखिएगा। तो आप हडसन से भी आ सकते हैं, लैब्राडोर के थ्रू भी आ सकते हैं, और नहीं तो आप अटलांटिक महासागर सार्गेसो सागर होते हुए भी आप प्रवेश कर सकते हैं। मैक्सिको की खाड़ी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। पश्चात इसके जब आप अफ्रीका जाते हैं तो ये है यूरोप और ये है अफ्रीका वाला सेक्शन, और ये वाला जो सागर है इसको नाम दिया जाता है भूमध्य सागर वाला रीजन। और यदि भूमध्य सागर की बात की जाए तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे ही कॉपी करता हूं। भूमध्य सागर की बात की जाए तो आप याद रखें कि भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एक मार्ग है, और इस मार्ग को नाम दिया जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब मैंने यहां पर माउंटेन्स को नहीं बनाया है, यानी कि माउंटेन्स के मैंने नाम नहीं रखे हैं। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा, यानी एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, केवल मैं वर्ल्ड मैप का अध्ययन करा रहा हूं, और वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली मैं इन सभी को मार्क कराऊंगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक, उनको भी मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, इसके बाद ही वो वीडियो आएगा तो उसको भी आप देख सकेंगे। तो यहां पर जिब्राल्टर जल संधि, जिसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, इसको भी याद रखें कि यहां पर भी यूके अपना अधिकार बताता है कि भाई ये भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। और इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि भाई ये भी वर्ल्ड का है ना, वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट माना जाता है, और इसके सारे जब आप भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो आपको अन्य सागर जैसे कि लाइक टिरहिनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, इयोनियन सागर है ना, ये तमाम प्रकार के सागर अंदर दिखाई देंगे। और इसी का एक विस्तार है इजियन सागर, जो कि लास्ट में दिखेगा। और इजियन सागर के थ्रू आप प्रवेश करते हैं एक्चुअली काला सागर वाले एरिया में, यह है हमारा ब्लैक सी वाला क्षेत्र, काला सागर में प्रवेश करेंगे। काला सागर के थ्रू आप प्रवेश करते हैं एजोव सागर में, और यही एजोव सागर वाला एरिया एक्चुअली यूक्रेन और रसिया के मध्य विवाद का कारण है, जिस पर स्थित एक शहर को जिसका नाम है क्रीमिया, इसको 2014 में रसिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। अर्थात 2000 लगभग 19 के दशक में जब यूएसएसआर का विखंडन होता है, तो अब कितने डिस्प्यूट चल रहे हैं वर्तमान में, ये तमाम बातें तो आपको याद है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई रसिया यूक्रेन वॉर का आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि ये चल रहा है 2-2.5 साल से लगातार ये चल रहा है, और आप ये बात अच्छे से अब जान चुके हैं कि एक्चुअल में इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। परंतु यदि जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपसे पूछा जाए तो शायद आप आंसर ना दे पाए। जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूरा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, अर्थात एजोव सागर, काला सागर और भूमध्य सागर वाले एरिया से। यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि रसिया यूक्रेन वॉर का एक्चुअल में जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो मैं आपसे बस 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 चीजों की मांग करूंगा बेसिकली, कि यदि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आता है और नॉलेजेबल लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने पहले भी 2 सीरीज स्टार्ट की थी और उनमें इतना ज्यादा
बेसिकली इंगेजमेंट नहीं आया तो मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी होती है। मैं यहां पर उस प्रकार से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, वो कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं कम समय में, जो पेड क्लास का कंटेंट होता है बेसिकली। तो आप ज्यादा नहीं कर सकते तो इस पर इंगेजमेंट लाने का प्रयास करें, यानी कि शेयर करें, कमेंट करने का प्रयास करें कि आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है ये अवश्य बताएं, और लाइक करना ना भूलें। चलिए यहां पर यदि आप जिब्राल्टर जल संधि को देखेंगे, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, और इसके साथ जब आप एजियन सागर में आएंगे तो काला सागर को ये कनेक्ट करता है। इसके आगे आपको दिखाई देता है कैस्पियन सागर, जो कि वास्तविकता में एक झील है पर इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है सागर। अब इसके कई तर्क दिए जाते हैं, परंतु वास्तविक तर्क आप याद रखें कि इसके जो गुणधर्म हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक्चुअल में सागर के साथ मिलते हैं। दैट इज वाई इसको नाम दिया जाता है कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का दर्जा प्राप्त किए हुए है। जब आप इससे आगे आएंगे तो याद रखो कि अब भूमध्य सागर को पहले लाल सागर से जोड़ना बहुत ज्यादा टफ था, और ये आपकी हिस्ट्री में भी आता है कि भाई अंग्रेजों ने यदि कुछ अच्छा काम किया वर्ल्ड में तो वो था सुएज नहर का निर्माण। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है एक नहर, और इसका नाम है सुएज नहर। नहीं तो सुएज नहर के निर्माण के पहले तक पूरे के पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके आना पड़ता था, यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो गई थी इस सुएज नहर के निर्माण से। और कहा जाता है कि जब सुएज नहर का निर्माण हुआ वर्ल्ड में तो इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट, सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ा, क्योंकि विश्व के तमाम देश भारत से ही कनेक्ट होना चाहते थे। और कहा तो यह भी जाता है कि भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट थे ये गोल्डन कलर के हो गए थे, अर्थात पश्चिमी घाट वाले जितने भी बंदरगाह हैं ये गोल्डन कलर के हो गए थे। कारण क्या था? ट्रेड बढ़ गया था। ठीक है, अब आगे आते हैं। यह है सुएज नहर वाला एरिया, और सुएज नहर आपस में कनेक्ट करती है किस किस को? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, और लाल सागर अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है। अब मैं मुंह से बता देता हूं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा कि भाई यह है लाल सागर वाला एरिया। लाल सागर के नीचे ही एक जल संधि, अच्छा मैं लिख भी देता हूं, एक जल संधि नजर आएगी, और इसे नाम दिया जाता है बाब अल मंडेब जल संधि। और बाबल मंडेब जल संधि लाल सागर को नीचे अदान की खाड़ी से कनेक्ट करने का कार्य करती है, और ये दोनों ही एक्चुअली विस्तार हैं वास्तविकता में अरब सागर का, और अरब सागर विस्तार है हिंद महासागर का, दैट इज कॉल्ड अदान की खाड़ी वाला सेक्शन। पश्चात यहां आता है फारस की खाड़ी या फिर पर्सियन गल्फ इसको कहा जाता है। फारस की खाड़ी के नीचे आपको नजर आएगा हॉर्मुज जल संधि, और हॉर्मुज जल संधि से नीचे मिलेगा हमें ओमान सागर वाला सेक्शन, और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, यानी कि फारस की खाड़ी को और ओमान सागर को कनेक्ट करने का काम करती है हॉर्मुज जल संधि वाली हॉर्मुज जल संधि। ये पश्चात इसके अरब सागर आता है, जैसा कि आपको पता हुआ कि यह है प्रायद्वीपीय भारत। अरब सागर यहां पर आता है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी सागर में कुछ द्वीप स्थित हैं भारत के, जिनको कहा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम ये बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी सागर में स्थित हैं, परंतु याद रखें कि इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी सागर आता है, और पूर्व में यदि आप देखें तो अंडमान सागर लोकेटेड आपको मिलता है। तो इसके पूर्व में दिखाई देगा आपको अंडमान सागर वाला सेक्शन, और अंडमान सागर को पैसिफिक ओशन से, और मेनली यदि देखा जाए तो पैसिफिक ओशन से नहीं, साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करती है जल संधि, और इस जल संधि को नाम दिया जाता है मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि। और ये मलक्का जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि यही वो स्थान है जहां जिसका सहारा लेते हुए चाइना इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहता है, और इसको चोक करने की शक्ति रखता है भारत, और इसीलिए चाइना इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में या फिर इसके दूसरे विकल्प के रूप में यहां पर उत्तर में जो एक देश है जिसका नाम है मलेशिया, इसके मध्य से एक नहर निकाल रहा है जिसका नाम है क्रा नहर। क्रा, जी हां, ये जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऊपर आते हैं तो यहां मिलता है हमें साउथ चाइना सी, या फिर इन हिंदी इसको हम बोलते हैं दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र। आगे की ओर जाने पर आपको बिल्कुल सही है कि भाई जावा सागर वगैरह भी मिलेगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं,
इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। कारण यह है कि यदि हम यहाँ पर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। अभी हम मेजर ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं, पश्चात उसके हम बिल्कुल बारीकी से भी इसका अध्ययन करेंगे, यदि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो, है ना। नहीं तो फिर हम कभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब भी आप बोलेंगे भाई, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। यह है हमारा दक्षिण चीन सागर वाला एरिया। ऊपर जाएंगे तो चूंकि ये चाइना का भाग है इसलिए इसको नाम दिया जाता है पूर्वी चीन सागर वाला क्षेत्र। पूर्वी चीन सागर से ऊपर जाने पर आपको मिलता है येलो सागर वाला एरिया, अर्थात दैट इज कॉल्ड पीला सागर। और पीला सागर को पीला सागर कहा जाने की एक वजह है कि यहां से चाइना से एक नदी आती है जिसका नाम है होंगहो नदी, और ये जिस मरुस्थल से बहती है वहां की मृदा के कारण इसका जो रंग है यह पीले कलर का हो जाता है, और इसीलिए जिस सागर में ये अपना जल विसर्जित करती है इसको नाम दिया जाने लगता है पीला सागर। और ये वही होंगहो रिवर है जिसको चाइना का शोक भी कहा जाता है। ऊपर आना तो जापान सागर मिलेगा, और जापान सागर के ऊपर आपको मिलता है ओखोटस सागर। और ये ओखोटस सागर और जापान सागर दोनों ही वास्तविकता में रसिया और जापान के मध्य डिस्प्यूट का कारण है। एक्चुअल में ये डिस्प्यूट का कारण नहीं है। यहां पर मौजूद जो आइलैंड हैं जिनको बेरिंग आइलैंड कहा जाता है, सॉरी जिन्हें कुरील आइलैंड कहा जाता है, ये कुरील आइलैंड वास्तविकता में विवाद का कारण है, क्योंकि यहां पर पाई जाती है बहुत ज्यादा फिशरी, यानी कि जो मछलियां हैं, है ना, जिनको हम समुद्री संसाधन के तौर पर देखते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद दिखाई देते हैं। और यहां पर दोनों ही देश इन पर अधिकार करना चाहते हैं, परंतु दोनों ही देशों के अपने अपने मत हैं और दोनों ही देश एग्री नहीं होते हैं, जो कि एक समस्या का विषय बना हुआ है। ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो यह है साइबेरिया वाला क्षेत्र, और चूंकि यह है साइबेरिया का पूरी भाग, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पूर्वी साइबेरिया सागर, ईस्ट साइबेरिया सी वाला सेक्शन। और जब आप साइबेरिया को देखेंगे तो यही वह क्षेत्र है जहां पर ज़ॉम्बी फायर की एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जहां तक मेरा मानना है, आप सभी ने फॉरेस्ट फायर के बारे में अवश्य सुना होगा। यहां पर एक नई एक्टिविटी हो रही है जिसका नाम है ज़ॉम्बी फायर। क्लियर? यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा लेप्टिव सागर, और लेप्टिव सागर से जब आप आगे की ओर जाते हैं तो आता है कारा सागर वाला एरिया, और कारा सागर के पश्चात मिलता है बेरेंट सागर वाला क्षेत्र, और बेरेंट सागर के पश्चात मिलता है हमें सफेद सागर वाला एरिया, अर्थात दैट इज कॉल्ड व्हाइट सी वाला सेक्शन, सफेद सागर वाला क्षेत्र। इसको आप याद रखें। और यही वह सागर है जिसको सी ऑफ सेवन सीज कहा जाता है, या फिर 7 सागरों का सागर नाम दिया जाता है। ये जितना भी एनालिसिस था, ये याद रखें कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रेड रूट हैं और साथ में जितने भी जल मार्ग हैं उनको लेकर था। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, इसे कमेंट करिएगा, और यदि बैचेस के साथ आपको जुड़ना हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक करके इस कोड का यूज कर सकते हैं। इस कोड के साथ आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। शुरू हो गए हैं सभी प्रकार के बैचेस, आप एनरोल करें और जल्द से जल्द इनका पार्ट बने, ताकि आप यह बोल सकें कि भाई पिछली दीपावली में हमने यह तैयारी स्टार्ट की थी, और आगामी दीपावली यानी कि लगभग 1.5-2 साल के पश्चात आप इस एग्जाम को फेस करेंगे और फिर आप क्वालिफाई करने की स्टेज तक पहुंच भी जाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं। यहां पर याद रखें कि ये जो पूरा मैप है ये आपको याद होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, शेयर अवश्य करिएगा, और बताइएगा कि ये सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं, और अगला आने वाला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।